बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के उर्दू के इम्पॉर्टेंट तरीन लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं आपको पेपर की प्रेजेंटेशन के हवाले से गाइड करूंगी, खास तौर पे उर्दू के पेपर की प्रेजेंटेशन के हवाले से। उर्दू का बोर्ड का पेपर एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रेजेंटेशन बहुत काउंट करती है, बहुत अहमियत रखती है। मोस्टली बच्चों को प्रेजेंटेशन का कुछ नॉलेज नहीं होता। आपको वैसे तो आप बहुत सी एकेडमीज ज्वाइन करते हैं या आप अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पाते। मोस्टली जो है आपको क्योंकि जो बोर्ड से रिलेटेड लोग नहीं होते वो उस रिक्वायरमेंट को नहीं जानते जिसकी बोर्ड डिमांड कर रहा होता है और बोर्ड के चेकर्स डिमांड कर रहे होते हैं। तो आज मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगी कि आपको अपना पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। बच्चे जो हैं उर्दू के पेपर में बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, इस वजह से कि वो उस हर सवाल की रिक्वायरमेंट को समझ नहीं रहे होते। उर्दू का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें बहुत वेरिएशन चल रही होती है सवालात की। आपको तशरीह भी करनी होती है, आपको सलीस नसर पारा भी करनी होती है, आपको मुश्किल सवालात भी करनी होती हैं, मारूजी भी चल रही होती है। इसके अलावा आपको खुलासा भी करना होता है, नज़म के खुलासा भी करना होता है, और आपको इसके अलावा ग्रामर यानी बी का पोर्शन भी करना पड़ता है। तो हर सवाल की रिक्वायरमेंट अलग से है। अगर आप उस रिक्वायरमेंट को समझते नहीं है, उसकी रूह को, तो आप पेपर को वैसे उसको हैंडल नहीं कर पाते, पेपर के साथ इंसाफ नहीं कर पाते, और इसका नतीजा ये निकलता है कि साइंस सब्जेक्ट्स में या मैथ के या इंग्लिश के सब्जेक्ट में तो आप लोग नंबर ले जाती हैं, लेकिन उर्दू के सब्जेक्ट में आपके नंबर जो हैं वो एवरेज रहते हैं या पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं, और वो आपके 1000+ मार्क्स को मुतासिर करते हैं। तो आज मैं बोर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको गाइडलाइन फ्राहम करूंगी कि किस तरह से आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो बज़ाहिर आपको मिस्टेक्स नहीं लग रही होती लेकिन असल में वो मिस्टेक्स होती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि अब पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है। मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं होता और वो अपने हिसाब में बड़ा शानदार पेपर करके आते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी हमारे मार्क्स पूरे आ जाएंगे। तो अब आप देखिए कि आपको उर्दू का पेपर शुरू कैसे करना है। बहुत बेहतर है कि आप स्टार्ट में इंशाइया तर्ज की हेडिंग दे दें, क्योंकि इससे पहले आपका मारूजी का पोर्शन चल रहा होता है। मैं एक आपको लेक्चर मारूजी से रिलेटेड भी दूंगी और वहां आप क्या बबल शीट फिल करते हुए क्या मिस्टेक्स करके आते हैं, उस मिस्टेक की वजह से आपके उर्दू के 15 मार्क्स जो हैं वो पूरे के पूरे मुतासिर हो सकते हैं, जा सकते हैं, गायब हो सकते हैं आपकी मार्कशीट से, इस वजह से कि वो आपको मिल ही नहीं पाते। आपको पता ही नहीं होता कि हम किस स्टेप को अंजाम देंगे तो हमें वो 15 नंबर पूरे मिलेंगे। उस पर भी मैं अलग से लेक्चर अपना बनाऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आपको मजीद जो मैं आने वाले लेक्चर्स में ऐसी हर चीज़ की जो है गाइडलाइन फराहम करूंगी जो अमूमन आपको पता नहीं होती। आप अच्छी से अच्छी अकेडमी भी चले जाएं, आपको ये चीज़ें गाइड नहीं की जाती, और गवर्नमेंट स्कूल्स में तो बिल्कुल ही नहीं की जाती क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट ही नहीं लिया जाता बच्चे की प्रेजेंटेशन या पेपर की रिक्वायरमेंट गाइड करने के मामले में। अमूमन मैंने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स हैं वो ही पेपर चेक कर रहे होते हैं, फाइनल पेपर बैठ के बच्चों के, तो वो आपको क्या गाइडलाइन फराहम करेंगे। तो आप फोकस करके इन इंस्ट्रक्शंस को सुनिए और मेरे अगले लेक्चर्स पर भी फोकस कीजिएगा ताकि आपके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत काम आए। आप सबसे पहले इंशाइया तर्ज ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आप 604 मार्कर यूज़ कीजिएगा अपनी हेडिंग्स के लिए और 605 मार्कर यूज़ कीजिएगा इस तरह से अंडरलाइन करने के लिए। आपको डबल लाइन मार्क करनी है। ये दो तरीकों से लगाई जा सकती है। एक तो आपको स्केल से आप मार्कर का रुख चेंज कर लीजिए, एंगल का, और ये अलग से लाइन और ये अलग से लाइन लगा दें। दूसरी इसकी ऑप्शन ये होती है कि आप मार्कर की जो निब है उसको दरमियान से कट कर लीजिए किसी स्केल या किसी उसके साथ, नाइफ के साथ, और एक ही दफा में फिर ये आपकी डबल लाइन लग जाएगी। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो आपने, मकसद ये है कि आपने अंडरलाइन जो है वो अच्छे तरीके से करना है। आपका जो पेपर है वो दूसरों से हटकर लगना चाहिए, खूबसूरत लगना चाहिए, फिर ही आपका एग्जामिनर को अपील करेगा पेपर, और वो आप इससे बेहतर अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आपको सवाल नंबर मेंशन करना है। आपका सवाल नंबर 2 हमेशा तशरीह का आता है, चाहे 9th का पेपर हो चाहे 10th का पेपर हो, आपको तशरीह का सवाल आता है जिसमें से 5 अशार की तशरीह आपने करनी होती है। तो आप सबसे पहले जिस शेयर की तशरीह करना चाहेंगे उसका पेपर में जो आपने उसका नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करना है। यानी
क्वेश्चन पेपर में आपका जितने नंबर वाला वो शेर है आपने जो सिलेक्ट किया है, तो आप उतने नंबर वाला यहाँ पे मार्क अपना नंबर जो है दे देंगे, पार्ट नंबर। उसके बाद आप यहाँ पे शेर मेंशन करेंगे। फिर हवाला शेर लिखना बहुत ज़रूरी है। आप हवाला कलाम की हेडिंग भी यहाँ लिख सकते हैं और हवाला शेर की हेडिंग भी लिख सकते हैं, दोनों यहाँ पे हेडिंग आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लीज़ हवाला मतन मत लिखिएगा। हवाला मतन जो है शायरी के पोर्शन में नहीं लिखा जाता, वो हिस्सा नसर के पोर्शन में लिखा जाता है। यहाँ पे आपने शेर की जब एक्सप्लेनेशन देनी है तो हवाला शेर या हवाला कलाम लिखना ही ज़रूरी है। उसके बाद आप नज़म का उन्वान की हेडिंग देंगे और शायर का नाम की देंगे। नज़म, क्योंकि जिस नज़म से ये शेर लिखा गया वो पेवस्तर शजर से उम्मीद बहार रख ये थी और इसके शायर इलामा मोहम्मद इकबाल थे, तो इसलिए यहाँ पे आपने नज़म का नाम, उन्वान और शायर का नाम मेंशन करना है। इसका 1 नंबर होता है। हर शेर की तशरीह के 2 नंबर होते हैं और इस पोर्शन का इतनी 2 चीजें लिखने का 1 नंबर होता है। तो इस चीज पर फोकस जरूर कीजिएगा। अब जो बच्चे कमी जिनके पेपर में थोड़ी रह जाती है, वो छोटी सी गलती यहाँ पे क्या कर जाते हैं कि शायर का नाम पहले लिख देते हैं और नज़म का उन्वान बाद में कर देते हैं। अब ये चीज आपके कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं डालती। एक्चुअली आप शायर को डिस्कस नहीं कर रहे, एक्चुअली आप इस नज्म को डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले जिक्र नज्म का होगा, उसके बाद उसके शायर का नाम लिखा जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो इंप्रेशन डालने में असरअंदाज होती हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्जामिनर को पता चलता है कि आपकी अपने सब्जेक्ट पर कितनी कमांड है। तो टेक्निकली तो हो सकता है कि वो इस चीज के नंबर ना काटे, लेकिन जब ओवरऑल वो आपके पेपर के हर क्वेश्चन के नंबर जज कर रहा होगा तो वो जरूर सोचेगा कि मुझे इसको 70+ मार्क्स पे लेके जाना है कि नहीं, इस बच्चे की अपने सब्जेक्ट पर कितनी कमांड है। तो छोटी छोटी बातों से आपकी कमांड पता चलेगी। तो अब आपने यहाँ पे निज़्म का उन्वान और शायर का नाम मेंशन करके मार्कर से और उसके बाद यहाँ पे पेन से वो मेंशन कर दिया। अब आ जाते हैं तशरीह की तरफ। आपका ऑप्शनल होता है मफहूम। मफहूम अगर आप करेक्ट हर उस शेर का लिख सकें, तो अगर आप तो उसमें गलती ना करें और आपको पता है कि आप उस शेर का मफहूम दुरुस्त लिख देंगे, उसमें इब्ला की भी कोई गलती नहीं होगी और आप दुरुस्त तरीके से उसका मायने लिख देंगे, यानी उस शेर को सिंपल करके लिख देंगे, तो आप इसको लिखें। अगर आपको लगता है कि आप उस शेर को, उसकी रिक्वायरमेंट को समझ नहीं पाए और उसकी रूह को समझ नहीं पाए और उसके मीनिंग्स आपको पता ही नहीं है, एक चीज आपके सर के ऊपर से गुजर गई है, तो आप इस चीज को स्किप कर दीजिएगा। मफहूम एक इजाफी खूबी है आपकी तशरीह की। शेर का मफहूम लिखना अलग से इसका नंबर नहीं होता। अगर आपको लर्निंग प्रॉब्लम है तो बराए मेहरबानी हर शेर की अलग अलग मफहूम मत याद कीजिएगा, लेकिन अगर आपकी लर्निंग बहुत अच्छी है और आपको दुरुस्त मफहूम समझ आ जाता है और याद रह जाएगा, तो फिर आप उस शेर का अलग से मफहूम लिख दीजिएगा। ये एक इजाफी खूबी है आपकी तशरीह की। उसके बाद आपको मैं जरा सिर्फ आपको सबसे पहले मैं लेंथ दिखाना चाहती हूँ कि पेपर में आपको कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है। ये पूरा पेज आपका फुल लेंथ वाला चल रहा है। यहाँ पे आपने बीच में इजाफी शेर लिख दिया। ये पूरी लेंथ देखें, आप देखें कि ये जो आंसर शीट वाला पेज था, ये पूरी लेंथ इस बच्ची ने लिखी। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट पेज में तकरीबन मिड तक लेके गई है ये बच्ची। ये बहुत बेहतरीन काम करने वाली बच्ची थी, जिसने बहुत बेहतरीन आपको ये भी बात का ख्याल रखना है कि आपकी पेपर की जो टाइमिंग है उस पर आपकी कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप 1-2 अशार, आपकी अगर स्पीड नहीं है तो आप 1-2 शेरों की तशरीह में लिखने में इतना टाइम ले लेंगे कि आपका कोई सवाल मिस हो जाएगा। आपको सवाल कोई मिस नहीं करना। सबसे पहला आपकी जो जिम्मेदारी है वो अपने पेपर को कंप्लीट करना है। 5 अशार की तशरीह है तो आपको 5 अशार ही की तशरीह करके आनी है। उसी सूरत में आपको 10 नंबर मिलेंगे। और अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आपकी गलती है, आपको जाहिर है कि मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो आप इस लेंथ को देखिएगा और ये देखिएगा कि बच्ची ने कहीं कहीं मार्कर से हाईलाइट किया है अपनी इंपॉर्टेंट बातों को। मसलन ऊपर शायर के नाम को हाईलाइट कर दिया, फिर नज़्म के नाम को कर दिया, उसके बाद कहीं कहीं किसी लफ्ज़ को हाईलाइट मार्कर से कर दीजिए, लेकिन ये काम एंड पे कीजिएगा। ये आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो एंड पे होगी। ये इजाफी शेर आपके तशरीह का अब लाजमी हिस्सा होते हैं। इजाफी शेर का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप इसमें इमला की गलती नहीं करें तो आप इसको मार्कर से लिख दें। इमला की गलतियां ख़त्म करनी आपकी सबसे ज़्यादा अहम रिक्वायरमेंट होती है कि उर्दू के पेपर में इमला के नंबर कटते हैं।
आप अगर दूसरा शेर देखें, दूसरा शेर भी करने का यही फॉर्मेट उसने अपनाया है कि उसने पार्ट मेंशन किया है, शेर मेंशन किया है, हवाला शेर मेंशन किया है, नज्म का उन्वान, शायर का नाम मेंशन किया है, मफहूम लिखा है और उसके बाद तशरीह का आगाज कर दिया है। ये पूरा इस लेंथ का पेपर चल रहा है। तशरीह बीच में अगर आपको कहीं तर्जुमा कुरान पाक की किसी आयत का मेंशन करना पड़ जाए या हदीस मेंशन कर दी हो तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके अक़वाले ज़री का और आपके तर्जुमे का और आपके हदीस के कुरान पाक की आयत के तर्जुमे का बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। या आपकी इस पोर्शन को मामूली मत समझिएगा। देखें इस शेर की तशरीह में भी इसने इजाफी शेर तहरीर किया, इजाफी शेर, और उसके बाद कहीं कहीं हाईलाइट कर दिया है। यहाँ इस बच्ची की तशरीह का एंड हुआ। अब यहाँ पे आपको एंडिंग लाइन भी लगानी जरूरी है ताकि पता चले कि इसका अगला सवाल खत्म हो गया है, नेक्स्ट सवाल शुरू होने वाला है। अब आपके जो है इसके बाद आपको स्लीव्स का सवाल दिया जाता है आपके पेपर में। आपको पेपर करने से पहले पता होना चाहिए कि हमने किस नंबर पे कौन सा जाके सवाल करना है। मेरा मशवरा ये है कि आप शेरों की तशरीह को पहले मत सिलेक्ट कीजिएगा। मैं आपको वो तरतीब भी बता देती हूँ कि आपको किस नंबर पर क्या आपको सवाल शुरू करना है। लेकिन जब भी आपने नसर पारे की तशरीह करनी है तो क्योंकि पेपर में उसका नंबर सवाल नंबर 3 होता है तो आप सवाल नंबर 3 बेशक छठे नंबर पे जाके करें, लेकिन लिखना आपको सवाल नंबर 3 ही होगा। तो जो क्वेश्चन पेपर वाला नंबर है वो आप जरूर मेंशन एग्जैक्ट वैसे ही करते हैं जो कि पेपर में दिया होता है। उसके बाद क्योंकि नसर पारे की तशरीह थी वही हेडिंग दी गई, नसर पारे की तशरीह। आप नसर पारा पहले आप मेंशन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पेपर में नसर पारा लिखा जाता है। अब स्लीव्स नहीं कही जाती, नसर पारा ही हेडिंग देंगे आप। पहले उस पैराग्राफ को पूरा लिखना बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा पूरा लिखने की, आपको जरूरत ही नहीं है वो पैराग्राफ पूरा दोबारा से उतारने की। आप सिर्फ उसके पहले 2-3 अल्फाज बीच में डॉट्स लगाकर और उसके बाद आखिरी 1-2 अल्फाज मेंशन कर दीजिएगा जिससे पता चल जाए कि आप किस वाले पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने लगे हैं। तो आपने हेडिंग देने के बाद आपने उस पैराग्राफ के पहले 2 और आखिरी 2 लफ्ज लिखकर बीच में आपने इस तरह से फुल स्टॉप्स या स्पेस दे दी। उसके बाद अब हवाला मतन लिखेंगे। अब मैंने आपको जैसे बताया कि शेर की तशरीह करते हुए आप हवाला कलाम या हवाला शेर लिखते हैं, लेकिन नसर पारे की तशरीह करते हुए आपको हवाला मतन लिखना होता है। सबक का उन्वान आप लिखेंगे, उसके बाद मुसन्निफ का नाम लिखेंगे। ये करेक्ट होना बहुत जरूरी है। इसके भी नंबर होते हैं बच्चों सेपरेट। उसके बाद आपको खत कशीदा अल्फाज के मानी लिखने हैं। अब खत कशीदा लफ्ज जो उन्होंने खुद ही बार लगाई होती है, 4 अल्फाज आपको दिए होते हैं बार वाले जिनके मायने आपको लिखने होते हैं, वो आप इस तरीके से मार्कर से लिखकर दरमियान में आप इस तरह से लाइनिंग लगा लेंगे और उसके बाद आप उनके जवाबात लिखेंगे। आप देखिएगा कि इस बच्चे की कहीं आपको इमला की गलती नजर नहीं आ रही होगी। ये सारा पेपर जबानी सॉल्व किया गया है। नीचे आ गया सियाको सबाक। सियाको सबाक पर मैं आपको तशरीह के लिए अलग से आपको मैं एक क्लिप बना दूंगी जिसमें आपको तमाम हिस्सा नसर के सियाको सबाक प्रोवाइड कर दूंगी। मैं ऐसे आपको सियाको सबाक प्रोवाइड करूंगी। इसका बच्चों अलग से नंबर नहीं होता, लेकिन ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। आप इसको मामूली चीज मत समझिएगा, ये आपकी सब्जेक्ट पर कमांड को जाहिर करता है। तो सियाको सबाक वैसे मुराद वैसे तो ये होती है कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया उसके आगे पीछे क्या सिचुएशन चल रही है, लेकिन मैं आपको अगले अपने लेक्चर में ऐसे सियाको सबाक तहरीर करके दूंगी जो कि उस चैप्टर का कोई भी पैराग्राफ आए तो आप वो सियाको सबाक की 2-3 लाइंस लिख सकते हैं। आपकी जैसे मैंने आपको तशरीह के लिए नज़म की तशरीह गज़ल की तशरीह के लिए बताई थी ऐसी लाइंस कि उस नज़म या गज़ल का कोई भी शेर आए आप यही तशरीह लिख सकते हैं। इसी तरह मैं सियाको सबाक की ऐसी लाइंस आपको सिलेक्ट करके बताऊंगी। आप मेरे अगले लेक्चर भी सुनते रहिएगा। जो आप उस चैप्टर का कोई भी तशरीह का पैराग्राफ आए तो वो सियाको सबाक लिखा जा सकेगा। ये पिछले पेज की आखिरी लाइन से सियाको सबाक का पारा शुरू हुआ था और ये ऊपर की 3 लाइंस, तो इतनी लेंथ काफी है। उसके बाद आप तशरीह नसर पारा की हेडिंग देंगे और अगर आप इसको सिर्फ लेंथ को देखिए कि कितनी तशरीह नसर पारा, एक पैराग्राफ जो बज़ाहिर 3 से 4 लाइंस का होता है आपके पेपर में, उसकी इस बच्ची ने कितनी बेस्ट तशरीह की है। इसी तरह से डिमांड है बोर्ड की। अगर आप उस पैराग्राफ के अल्फाज वैसे ही चेंज करके लिख देते हैं, बस मायनी लिख देते हैं और वही जुमला लिख देते हैं, आपको बच्चों कभी भी इस पोर्शन के नंबर नहीं मिल पाते। हर पार्ट के नंबर डिवाइड होते हैं। आपको जो मैंने खत कशीदा अल्फाज के मायने बताए
उसके भी नंबर डिवाइड होते हैं, और आपके जो पीछे आपने सबक का उन्वान मुसन्निफ का नाम लिखा उसके भी नंबर, 3 नंबर उस पोर्शन के होते हैं और बाकी जो 2 नंबर है वो इस पोर्शन के होते हैं। 9th क्लास के लिए 5 नंबर की तशरीह जो है वो आती है। और आपने बच्चों इस तरह से इतनी लेंथ में एक जुमले को कम से कम 2 से 3 लाइंस में एक्सप्लेन करके लिखना है। जिस तरह आप शेर की तशरीह करते हैं, इतनी कमांड आपको होनी चाहिए इस लेवल पर जाके कि आप तशरीह को खुद से एक्सप्लेन कर सकें। तो 9th और 10th के बच्चे अगर तशरीह कर रहे हैं तो वो कम से कम इतनी लेंथ ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद एंडिंग लाइन लगा दीजिए। अब बारी आ गई आपके नज़्म के खुलासे की, जो कि सवाल नंबर 4 था। नज़्म का खुलासा की आप मेन हेडिंग देंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे। नज़्म का उन्वान और शायर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ये आपसे सबक के खुलासे की तरह अलग से डिमांड नहीं होती, लेकिन बच्चों नज़्म का उन्वान और शायर का नाम आपने ज़रूर मेंशन करना है। ये हमद का खुलासा था और इसके शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली थे। उसके बाद आप खुलासा की हेडिंग दीजिएगा। आप चाहें तो मरकज़ी ख्याल भी कर सकते हैं, मरकज़ी ख्याल हो तो भी आपने ये दोनों चीज़ें जो है वो ज़रूर मेंशन करनी है। उस सूरत में आप यहाँ पे नज़्म का मरकज़ी ख्याल हेडिंग दे देंगे। मरकज़ी ख्याल जो है वो 3 से 4 लाइन्स का होता है। आप उसको 5 से बढ़ा देते हैं ना लाइंस, तो वहां आपके नंबर कटने लग जाते हैं। चेकर को पता चल जाता है कि इस बच्चे को तो नॉलेज ही नहीं है। खुलासे की और मरकजी ख्याल की लेंथ डिफरेंट होती है। मरकजी ख्याल 3 से 4 लाइन से बढ़ना नहीं चाहिए, चौथी लाइन से तो बिल्कुल आगे जाना ही नहीं चाहिए। और खुलासा जो है, खुलासे की रिक्वायरमेंट तकरीबन 7 से 8 लाइंस की होती है। वो आपको 9वीं लाइन पे नहीं लेके जाना, इस चीज का ख्याल रखिएगा। और खुलासे में भी देखें, आपको एक तो सफाई नजर आ रही है, नीटनेस नजर आ रही है, दूसरे ये कि हर वर्ड में प्रॉपर स्पेस है। फिर यहां पे भी बच्ची ने हाईलाइट किया है कहीं कहीं लफ्ज को। अब ये उस खुलासे की लेंथ है, ये लेंथ और पिछले पेज की 2 लाइंस, ये तकरीबन 8 से 9 लाइंस बन रही हैं और यही लेंथ जाती है आपके खुलासे की। इससे आगे आपने अपना खुलासा नहीं लेके जाना। अब बारी आ गई बच्चों मुख्तसर सवालात की। मुख्तसर जवाबात जो हैं बहुत बेहतर है आप मुख्तसर जवाबात की हेडिंग देंगे। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे पूरा मुकम्मल सवाल लिख सकते हैं, और अगर आप पूरा सवाल नहीं लिखना चाहते तो आपको अपना टाइम भी बचाना है, क्योंकि कम वक्त में आपको ज्यादा काम करना है और परफेक्ट काम करना है। उर्दू का पेपर थोड़ा लेंथी होता है, तो ऐसा ना हो कि एक सवाल को बनाते सवारते आपका आखिरी सवाल जो है वो छूट जाए। उस सूरत में तो जाहिर है कि आपके पेपर के मार्क्स पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आप पेपर की पहली शर्त यह है कि पेपर का कोई सवाल ना छूटे, और जितने सवाल उन्होंने मांगे हैं वो मुकम्मल हल करना बहुत जरूरी है। तो अब जो है वो हेडिंग्स लिख ली जाती हैं। आपको क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है, और ये वो क्वेश्चन नंबर होगा जो कि पेपर का दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर में जो आपका नंबर होगा वो आप इसको यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर दीजिएगा। डिजाइनिंग आप अपनी मर्जी की भी कर सकते हैं, अच्छी इससे बेहतर डिजाइनिंग कर सकते हैं तो जरूर आप कर लीजिएगा। अब ये उस क्वेश्चन की हेडिंग थी, वो इस बच्ची ने दे दी। बजाय सवाल लिखने की हेडिंग लिख दी और उसके बाद सवाल लिख दिया। आप देखें कि नीटनेस देखिए, और इम्पॉर्टेंट बात को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है। जितनी सेइंग्स हों, किसी के अल्फाज अगर आप कोट कर रहे हैं तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में ही कोट करें। और आप देखिएगा कि कितनी सफाई से, और एक बात का ख्याल रखिएगा कि एक लाइन में जवाब मत दे के आ जाइएगा। एक लाइन अमूमन जवाब का एक एक नंबर ही मिल रहा होता है, 2-2 नंबर का हर सवाल होता है। वैसे तो उन्होंने टेक्निकली डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं मार्क्स, कि अगर उन्होंने ये पूछा है कि रसूलुल्लाह की हजरत अली को ताकीद, रसूलुल्लाह ने हजरत अली को क्या ताकीद की थी हिजरत के रात, तो अब इसकी तो ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कोई एक ही चीज पूछे। ये जर्नल आंसर है, तो जर्नल आंसर आपको 3 से 4 लाइंस में लिख दिया, ये परफेक्ट आंसर है। अगर आप इसको सिर्फ एक जुमले में करके फारिग हो जाते जवाब, तो इसका नंबर प्रॉपर नहीं मिलता। आपको कम से कम 3 लाइंस में या 4 लाइंस में जवाब देना होगा। हमारा अगला सवाल है कि हमद में अल्लाह ताला की कौन कौन सी सिफात बयान की गई हैं। पहले आपने क्वेश्चन नंबर उसको मेंशन किया, हेडिंग लिख दी। हेडिंग आप सेंटर में भी लिख सकती हैं, आप साइड पे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 नंबर के सवाल में बोर्ड में चेक करने के लिए तो ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन आ जाएगी कि जी बच्चे ने 2 सफात भी लिख दी हैं,
तो आप 2 नंबर दे दें। लेकिन बच्चों अमूमन ऐसा नहीं होता। आपको अगर एक लाइन में 2 सिफात लिखकर फारिग हो जाएंगे तो गारंटी नहीं है कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको प्रॉपर ही जवाब देना होगा कम से कम 3 से 4 लाइंस में। और देखें कि एक तो उस बच्ची ने 2 सिर्फ सिफात नहीं लिखनी, आपको तरीके से लिखी हैं और तकरीबन 3 लाइंस पे जवाब पहुंचाया है और उसके बाद हाईलाइट भी किया है, तो उसने कोई कमी नहीं छोड़ी जवाब में। तो ऐसे बच्चे का काम ऐसा होता है कि इसके नंबर काटने को दिल नहीं करता, तो 2 नंबर जो है इसका हक है इस बच्चे का। अगला सवाल है तीसरा। आप अगर तरतीब के साथ चल रहे हैं तो आप वैसे ही क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वरना आप उसको चेंज कर दीजिएगा। जैसा कि आपको क्वेश्चन पेपर में नंबर है तो वो वाले उसके हिसाब से आप लिखेंगे। उसके बाद ये वाली हेडिंग है मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख के मानी। आपको अगर हेडिंग प्रॉपर बनानी नहीं आती तो आप पूरा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ये कोई इतनी ज़रूरी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये कि प्रेजेंटेशन वाइज आपकी हेडिंग ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालती है। लेकिन अगर आप सवाल अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और आपकी स्पीड अच्छी है तो फिर आप सवाल भी लिख सकते हैं। अब इस सवाल को एक जुमले में भी बच्चा कंप्लीट करके ये तसल्ली समझ के आ जाता है। उसकी तसल्ली होती है कि जी मैंने तो पूरा पेपर कर दिया और अच्छा पेपर कर दिया। इस मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख के मायने को, किसी भी सवाल को बराए मेहरबानी एक जुमले में करके फारिग मत हो जाइएगा। उसको 3 से 4 लाइंस तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ठीक से एक्सप्लेन हो जाए। चौथा सवाल, इम्तिहान के करीब मजमून निगार के दोस्तों की हालत। ये तो एक आपको एग्जाम्पल ही दी हुई है इस तरह से। और 5वां सवाल मैंने आपको बताया, ये दिखाया मैंने इसको। ये भी आप देखिए कि बच्ची ने एक आधे जुमले में कोई भी जवाब नहीं लिखा, उसको 3 से 4 लाइन तक पहुंचाया है, एंडिंग लाइन लगाई है, ऊपर नंबर दिया है क्वेश्चन का, हेडिंग दी है और अंडरलाइन किया है। तो आप देखिए कि इस बच्चे का हक होता है, ऐसे बच्चे का पेपर जब सामने आता है तो दिल चाहता है कि इस बच्चे को नंबर पूरे दिए जाएं और नजर आता है कि इस बच्चे का हक है कि इसके नंबर ना काटे जाएं और इसको 75 मार्क्स के जितना करीब पहुंचाया जा सकता है पहुंचाया जाए। उसके बाद बारी आती है सबक के खुलासे की। कहीं आपको कटिंग नजर नहीं आ रही होगी, जो हम लिख लिख कर काट देते हैं वो बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ता है। लिख लिख कर लफ्ज काटना, कटिंग हमेशा बुरे इंप्रेशन में डालती है। आपको पता होना चाहिए कि आप पेपर में क्या लिखने वाले हैं और आपको सोच समझकर प्रेपरेशन के साथ जाना है। पूरा साल अगर आप तैयारी करके जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको सिर्फ ज़बानी कलामी याद करके नहीं चले जाना, बल्कि आपने लिख के भी प्रैक्टिस करके जानी है कि मैंने किस सवाल को किस तरह से उसके साथ इंसाफ करना है। सबक का खुलासा जब आप लिखेंगे, आप सबक का उन्वान भी लिखेंगे, मुसन्निफ का नाम भी लिखेंगे। और बहुत से लोग हेडिंग देखकर स्पेस खाली छोड़ देते हैं कि जी हम खुलासा करने के बाद यहाँ पे फिल करते हैं। वो अक्सर मैंने पेपर खुद चेक करते हुए देखा है कि यहाँ हेडिंग डली होती है लेकिन यहाँ पे जिक्र ही नहीं होता और यहाँ पे उसी राइटर का जिक्र हो रहा होता है। अगर आपको यहाँ पे राइटर का जिक्र करना याद है तो ये जहाँ आप हेडिंग दे रहे हैं आप वहाँ कैसे स्किप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे भी साथ ही फिल कर लेना है और कोई काम बाद पे नहीं छोड़ना, क्योंकि बाद में याद ही नहीं रहता। पेपर में इतनी अफरा तफरी मची होती है, बाद में तो याद ही नहीं रहता कि हमने कौन सा काम बाद में करने के लिए छोड़ा है। आपने सिर्फ ये जो डबल लाइंस लगाने का काम है ये बाद पे कर रख देना है। हेडिंग्स देते जाइए, काम करते जाइए और एंड में आपने 10 मिनट जरूर बचाने हैं अपने पेपर में। और जब भी आपने अपने पेपर की प्रेपरेशन करनी है तो आपने अपने टाइम को डिवाइड करके उसके पेपर की तैयारी करनी है। आप घर में अपने आप को खुलासे में 7 मिनट से ज्यादा मत लेके जाइए। 7 मिनट्स में इस पूरी रिक्वायरमेंट के साथ आपका खुलासा कंप्लीट होना चाहिए। हर सवाल को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 घंटे 10 मिनट के हिसाब से, जो कि आपके पेपर का टाइम है, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि एंड में मैं कितना टाइम बचा सकता हूं। आखिरी 10 मिनट आपको जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन करने के लिए और अपना पेपर जो है वो उस पे नजर डालने के लिए रखने जरूर बचाने हैं। तो आखिरी 10 मिनट बचा के रखिएगा। या आपके खुलासे की लेंथ चल रही है, कहीं कहीं आपको हाईलाइट नजर आ रहा होगा, देखें। अब यहां पे भी
जो हज़रत अली को बुलाकर फरमाया था रसूल पाक ने, तो बच्ची ने उनके अल्फाज को भी अहमियत दी है और प्रेजेंटेशन से लिखा है आपको भी ऐसे ही करना है कि जो अहम बात है आपको उसको बार में लिख देना है। इसको बार कहा जाता है, साइड्स पे बार लगा दीजिएगा। मैंने आपको इसके लिए 605 मार्कर बताया है, हेडिंग्स के लिए 604 मार्कर बताया है। और कहीं कहीं आपने ये जब आप खुलासा लिख रहे हैं ना, तो आपको पेन से ही लिखते चले जाना है। ये जो मार्कर से हाईलाइट किया है ना, ये आखिरी 10 मिनट में आपने करना है, क्योंकि आपकी पहली जिम्मेदारी अपने पेपर को पूरा करना है। ये छोटी छोटी बातों से टाइम भी थोड़ा स्पेंड होता है, तो आपने ऐसा नहीं करना मार्कर खोलने बंद करने में ही लगे रहें और आप ऐसा ना हो कि आपका कोई क्वेश्चन रह जाए। मैं बार बार कह रही हूँ कि क्वेश्चन पूरा आपके कंप्लीट करके आने, पेपर कंप्लीट करके आना आपकी पहली जिम्मेदारी है। तो ये चीजें जो हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन के लिए होनी चाहिए, वो आखिर में आप करेंगे। तो कहीं कहीं मार्कर से जो हाईलाइट करना है और आपने जो ये मार्कर से लाइंस लगानी है, ये काम एंड पे करना है। उसके बाद ये फिर आपको नजर आ रही है हाईलाइट हुई हुई चीज, आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि अगर आपका एग्जामिनर जल्दी में भी है और उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो आपके पेपर की एक एक चीज पढ़ने बैठे, तो एटलीस्ट अंधे को भी नजर आ रहा होगा कि ये किस तरह से मेहनत करके पेपर किया गया और इस बच्ची के मार्क्स जो हैं वो नहीं कटने चाहिए। बच्चा है या बच्ची है जो भी, उसके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। एक सरसरी सी नजर डालकर जो है आप लेंथ देख लीजिए, आपको भी नजर को अच्छा लग रहा होगा। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। आप लेंथ देख लीजिए, आधे सफ़े पे पूरा खुलासा लिख के आ जाना और ये समझ लेना कि जी हमने बहुत बड़ा तीर मारा है। ये कोई तीर नहीं होता। आप बहुत अच्छा काम करने वाले स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। ये तीसरा पेज आपको नजर आ रहा होगा। तीसरे पेज तक, यहां तक इस बच्ची का 2.5 पेजेस में ये खुलासा पहुंचा और सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन से पहुंचा। ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं, मैं खुद बोर्ड चेक करूं तो मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो आधे सफ़े पर पूरा खुलासा लिखकर छोटा 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 साथ साथ लिखते चले जाते हैं। उनको कोई परवाह नहीं होती मेरा पढ़ा जाएगा या नहीं, चेक करने वाले से बस इतनी फिक्र होती है कि लिख कर फारिग हो जाना है, फिर ये समझ लेना कि जी हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, हमारे नंबर नहीं कम आए, शायद किसी ने पेपर नहीं पढ़ा। पेपर पढ़ने वाले भी बैठे हैं और पेपर पढ़े बगैर भी चेक हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह का खूबसूरत प्रेजेंटेशन वाला पेपर होगा तो कोई पढ़े बगैर भी चेक हो रहा होगा तो यकीनन उसका दिल नहीं करेगा। कोई पत्थर के दिल का उस्ताद नहीं होता, उसका दिल नहीं करेगा आपके मार्क्स की कटिंग को, क्योंकि आप पेपर की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। उसके बाद आपका सवाल है सवाल नंबर 8, जुमले दुरुस्त करें। इस तरह से आप 7 नंबरिंग कीजिए। ये देखिए, आपको इस तरह से खुला खुला काम करना है। आपको 22 सिंगल शीट्स प्रोवाइड की जाती हैं, 11 डबल होती हैं और 22 सिंगल शीट्स होती हैं, तो आपके पास शीट्स की कमी नहीं है। बच्चों एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप जुमले दुरुस्त करने और नामुकम्मल फिक्रात की दुरुस्तगी में ऑप्शन होती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी ये नहीं कहती कि आप इन दो में से एक चीज़ें करें। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि आपने दोनों पोर्शंस करने हैं। अगर ये, क्योंकि अमूमन यहाँ पे अगर एक लफ्ज़ की भी आप गलती कर देते हैं तो ये गलत हो जाता है। आपको अमूमन लग रहा होता है कि हम ठीक करके आए हैं, होता क्या है कि आपको अपने मार्क्स कहीं से कटने नहीं देने। अब ये जुमला है कि 12 बरस दिल्ली में रहे, आपने इसको भाड़ी झोंका किए लिखेंगे तो कंप्लीट होगा। अगर भाड़ी झोंका में आप छोड़ देते हैं और किया आपने छोड़ दिया तो यकीन कीजिए कि बोर्ड में मार्क्स कट जाते हैं, आपको हाफ नंबर नहीं मिलता। स्ट्रिक्टली उनके ऑर्डर होते हैं कि ज़रबुल इम्साल में चेंजिंग नहीं हो सकती, कमी बेशी नहीं हो सकती, आपको कंप्लीट ही लिखना होगा। उल्टे बांस बरेली लिखकर अगर आप छोड़ देते हैं जुमला या बरेली लिखने में गलती कर देते हैं तो आपका नंबर कट जाता है। अगर आपने जुमले मुकम्मल करना और जुमले दुरुस्त करना दोनों ही किए हैं तो फिर दोनों में से जो दुरुस्त आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे वो कंसीडर कर लिए जाएंगे। अब यह है पाक रहो बेबाक रहो। तो अगर आप इसमें गलती कर देते हैं, बेबाक गलत तरीके से लिख देते हैं या कुछ और इस तरह से करते हैं तो आपके नंबर जो है वो कट जाते हैं। मसलन एक जुमला अक्सर आ जाता है बोर्ड में कि आदमी का शैतान, और उसको आप कंप्लीट करते हैं आदमी का शैतान आदमी है ऐसे। अगर आप उसको, जैसा कि मैंने खुद देखा कि बच्चे बोर्ड में लिख देते हैं कि आदमी का शैतान आदमी, वो है लिखना भूल जाते हैं, तो बच्चों बोर्ड की जो कोऑर्डिनेटर हैं वो उस जुमले को गलत करार दिलवाते हैं। और क्योंकि उसकी रीज़न ये है टेक्निकल गलती आप लोगों ने की है। टेक्निकल गलती
ये आप उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है ज़रबुल मिसल की कि आपका उसका कोई लफ्ज़ मिस नहीं करें और उसमें कोई गलती नहीं करें और कोई इसमें लफ्ज़ इजाफी भी ना हो। तो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए बाज़ दफ़ा बंदा भूल जाता है, तो आपने करना क्या है कि आपने जुमले मुकम्मल करने वाला सवाल पोर्शन भी कर लेना है और जो दूसरी इसमें चॉइस में दिया होता है गलत फिक्रात की दुरुस्तगी, उसको भी कर लीजिएगा आप। उसमें बेशक चॉइस होती है लेकिन आप ये दोनों पोर्शंस कीजिएगा, जिसके ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे वो कंसीडर कर लिए जाएंगे और एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा लिख लिया जाएगा। ऐसा नहीं होता कि पहले वाले कंसीडर कर लिए जाते हैं और बाद वाले जो हैं छोड़ दिए जाते हैं, ऐसा नहीं होता। जहाँ आपके ज़्यादा मार्क्स हैं वही कंसीडर किए जाएंगे। अब आ जाती है बात आपके ख़त लिखने की। ख़त का आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके हेडर में और आपके ख़त के एंड पे जो आप लिखते हैं उसमें। इसकी प्रेजेंटेशन जो है यहीं से स्टार्ट हो जाती है। आप किसके नाम ख़त लिख रहे हैं, पहले तो आप सवाल नंबर मेंशन करेंगे जिसके नाम भी ख़त लिख रहे हैं। यहाँ पे बच्ची ने तोड़ तोड़ कर लाइन लगाई, लेकिन आप इसको थोड़ा स्पेस देकर मुकम्मल लाइन लगा लीजिएगा। इस तरह से स्पेस देकर, गैप देकर लगाइएगा ताकि आपको कटिंग ना करनी पड़े। उसके बाद किस बारे में आप ख़त लिख रहे हैं वो आप यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा कि आपका मकसद क्या ख़त लिखने का। इम्तिहानी मरकज़ लिखा जाता है अब अज कमरा इम्तिहान या और चीज़ें मत लिखिएगा। अब जो लेटेस्ट वर्जन है वो इम्तिहानी मरकज़ ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। यहाँ पे आपकी डेट डालनी ज़रूरी है, डेट करेक्ट होनी ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों का एक एक नंबर होता है 10 नंबर में से। आप इस डेट को बहुत फोकस कर लीजिए, आपको डेट एग्जैक्ट ऐसे ही डालनी है। और दूसरी डेट आप इसको मैथ की गिनती में डालें, लेकिन इस तरह से ही डाल सकते हैं। दूसरी आपको मैं बताती हूँ, दूसरी आपके पास चॉइस सिर्फ इस तरह से डेट लिखने की है। इस डेट के अलावा जो भी डेट होती है वो पेपर में काट दी जाती है। उर्दू के पेपर में इन दो तरीकों के अलावा डेट लिखने की गुंजाइश नहीं है। आप दोनों तरीकों पे फोकस कर लीजिएगा और सबसे बेस्ट ये है कि आप ये डेट की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उस दिन जिस दिन भी आपका पेपर हो, आपको पता तो चल ही जाता है डेट शीट की वजह से, तो आप डेट लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरी सूरत में आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई तरीका आपने डेट लिखने के लिए कतन इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद अलकाबो आदाब आ जाती हैं। यहाँ पे हरफ निदाइया, अलामत निदाइया डाली जाती है और यहाँ पे इस तरह से ये दिया जाता है खत्मा। अस्सलाम वालेकुम में वाव नहीं डालते, इतना पोर्शन साथ साथ लिखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम नीचे नहीं होता, यहीं पे होता है। यहाँ पे आप वाव बीच में मत डालिएगा और एंड में खत्मा लगाइएगा। अगली लाइन से आप खत का आगाज करेंगे। ये आपकी पूरी स्टेटमेंट है। यहाँ पे भी इमला की गलती नहीं होनी चाहिए। आखिरी जो आप उसको ताकीद करें ज़रा अलग से लाइन में कर दें, पता चल जाए कि आप कोई अहम बात कर रहे हैं। वस्सलाम बिल्कुल आपके जो सेकंड हाफ पोर्शन है, आपका जो लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ पे आता है। यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं होती। अगर आप इसको मिड में लिखते हैं वो भी गलत है, यहाँ लिखते हैं तो भी गलत है। ये छोटे छोटे अल्फाज हैं, आपको बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में ही लिखने हैं। वस्सलाम, आपकी खैर ख्वाह या आपका खैर ख्वाह, अलिफ बेजीम, ये आपको ऐसे ही लिखना होगा। ये सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। मकालमा या कहानी भी अगर आप लिखते हैं तो आप उसमें इमला की गलतियां ना होने दीजिएगा और उसमें सफाई का ख्याल रखिएगा। मुकालमे की जो हर लाइन है वो अलग अलग से आप मेंशन कीजिएगा और जहाँ पे आप जिस शख्स का मुकालमा बोल रहे हैं वो यहाँ पे मार्कर से लिख के फिर नीचे उसका जुमला तहरीर कीजिएगा। ये आपको एक चीज़ मैं इजाफी दिखाना चाह रही हूँ जो कि आपके तशरी नसर पारा में ऐड कर सकते हैं इजाफी तौर पर, जिसमें माखज़ और सिनफ़े अदब है। माखज़ जो हैं वो आपको हर हिस्सा नसर की हर चैप्टर में एंड पे दिए होते हैं, हर सबक के एंड पे, वहाँ से आप ले सकते हैं। और सिनफ़े अदब जो है वो हर चैप्टर के हिसाब से आप पूछ सकते हैं अपने किसी उस्ताद से। ये ज़रूरी नहीं है लिखना, लेकिन एक इजाफी खूबी है कि अगर आप 75 मार्क्स में एटलीस्ट 74 मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप अपनी नॉलेज जो है वो एग्जामिनर पे जाहिर कर रहे हैं। अगर आपको ठीक से याद हो जाता है तो आप ये इजाफी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं जिसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आखिरी गाइडलाइन जो मैं आपको मजमून के हवाले से देना चाहती हूँ, ये 9th में तो नहीं होता मजमून, 10th में आता है, लेकिन क्योंकि मैंने ये प्रेजेंटेशन उर्दू के पेपर की गाइडलाइन 9th और 10th दोनों के लिए इकट्ठी बनाई है, इस वजह से मैं आपको मजमून के लिए भी साथ ही गाइड करती चली जाऊँ। मजमून जो है आप सबसे आखिर में कीजिएगा और आप कम अज़ कम 5 सफ़ात जो हैं आपको सिंगल जो हैं उसके ज़रूर 5 सफ़ात लिखने चाहिए सिंगल शीट्स के। ये देखिए आप यहाँ पे शेर भी मेंशन है,
ये पेज नंबर 2 स्टार्ट हुआ है। ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है, स्टूडेंट्स में इतनी सलाहियत होती है, उनकी स्पीड अच्छी होती है। रिटन काम की अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप ज़रूर ये कर सकते हैं। आप ये देखिएगा कि थोड़ा आपका लिखने के स्टाइल से भी आपका काम आगे जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने साथ साथ करके लिखना है, आप थोड़ा सा स्पेस भी दे सकती हैं, क्योंकि आपको कम से कम 5 पेजेस तक अपना एस्से पहुँचाना है। और उसके बाद आप जो अशार हैं आप उसको मैंशन कर सकते हैं ज़रा खुला करके। ये 3rd पेज जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। जितने कोट्स हैं वो आप बार में लिख सकते हैं। ये आपका नंबर 4 पेज चल रहा है। ये नंबर 5 पेज में आपको दिखा रही हूँ। ये बच्चे ऐसा काम करते हैं, ये कोई अनहोनी ऐसी नहीं है। या आप देखें कि इस बच्ची ने कितने अशार जो हैं वो मेंशन किए हैं। ये 6ठा पेज शीट का है। आपको अपना काम पहले ही ज़हनी तौर पर डिवाइड करके जाना है। और ये 7वां पेज। और आप देखिएगा कि इस बच्चे ने कितना बेहतरीन काम किया है। इससे डिमांड सिर्फ 5 पेज लिखने की थी, लेकिन इस बच्ची ने 7वें पेज तक काम पहुंचाया है। और कितने ज़्यादा अशार जो है मेंशन किए हैं। आप अपने एस्से के हवाले से आपको हवाले ज़रिए भी मेंशन कर सकते हैं। अहादीस और जितने हैं आपके कुरानी आयात हैं उनके भी हवाले दे सकते हैं, उनके तर्जुमों के हवाले दे सकते हैं। जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ कोट करेंगे तो आप उसको बार में लिख दीजिए, स्पेस देकर लिख लीजिए। 5-6 लाइंस के बाद आपका नया पैराग्राफ ज़रूर शुरू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारा काम साथ जोड़कर करते चले जा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें जो हैं आप इनका ख्याल रखेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो बेहतरीन किस्म के आएंगे। आप मेरी सब इंस्ट्रक्शंस का ख्याल रखिएगा। ये देखिए खुलासे में भी बच्चे ने माखज़ और सिनफ़े अदब जो है इजाफी तौर पर ऐड